शाह जैसलमेर से निकलेंगे, जयपुर पहुंचेंगे। हम आपको जेईसीसी से लेकर एयरपोर्ट तक की सारी तैयारियां दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे दौरे का मकसद क्या है और क्या संदेश दिया जाएगा, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आपके साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सवाल ये, अभी आपने सुना होगा कि अमित शाह पारा नापने के लिए आ रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश बीजेपी में पारा कितना है, कितने कार्यकर्ता एक्टिव हैं। सवाल दरअसल ये है सर, ये जिम्मेदारी तो जेपी नड्डा जी को संभालनी चाहिए। तो क्या ये माने कि अघोषित तौर पर अभी भी संगठन को और पार्टी पर एक बड़ी छाप अमित शाह की, और वो उसको कम भी नहीं करना चाहते और वो जानते हैं कि उनका असर बड़ा पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर? देखिए, इस समय और ये जो मौजूदा हालात में है भाजपा की जो स्थिति है, और सामने लक्ष्य ये है 2023 का राजस्थान और 2024 का जो लक्ष्य है लोकसभा का है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी ये यात्रा राजस्थान के लिए इस संदर्भ में हो रही है जी। सबसे बड़ी सवाल ये है कि भाजपा को अगर ये कहें 2014 में लाने वाले कौन हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले कौन हैं, इसके अलावा 2019 के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा को लाने वाले ये दो चेहरे प्रमुख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह। ठीक है, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान सांगठनिक रूप से भी और सरकार में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष में आप बैठे हों और तो ऐसी सूरत में आपको वापस सरकार में आना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से उसको गति दी जाए। कहीं पार्टी में गुटबाजी हो, कहीं पार्टी में मतभेद हो, इन सब चीज़ों को दूर करना बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। संगठन स्तर पर जब तक और बूथ स्तर पे कार्यकर्ता जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी। कि जिस तरह से दौरान मतलब 2-3 साल के अंदर जिस तरह से पार्टी के बीच में जिस तरह से बयानबाजियाँ वगैरह जैसी हुई है, उससे महसूस होता है कि पार्टी में एक मुखी काम करने की भावना कम होती जा रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनका अगर अमित शाह का आना और संबोधन करना और इस तरह से बात करना, और आपने ये देखा होगा कि जैसे आपने वीआईपी के जितने भी एयरपोर्ट पे जो बताए हैं, मतलब क्या नामों की सूची, उनसे ये लग रहा है कि वो सारे के सारे जो नेतृत्व देने वाले जो नेता हैं उन सब के नाम हैं, सबको एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। और संदेश भी यही है। और ये जो सम्मेलन का आयोजन है उसके लिए ज़रूरी है कि विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है उसे जनता की मांग के पूरा करने के लिए, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लगातार बाई इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं हम 2-2.5 साल के बाद, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी चुनाव आ रही है, दूसरी तीसरी पोजीशन पहुंच रही है। सुधांशु जी, क्या सतीश पूनिया ये संदेश अमित शाह तक पहुंचाने में इस प्रोग्राम के जरिए कामयाब हो पाएंगे कि देखिए छोटी मोटी लड़ाइयां नेताओं के बीच में होती है लेकिन पार्टी ओवरऑल एक है? नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों के अंदर ये खबरें जो है वो छनकर सामने आई कि पार्टी जो है कुछ धड़ों के अंदर बढ़ गई है। कोई धड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया जी का है, तो कोई धड़ा सतीश पूनिया का है, कोई धड़ा आपके गुलाब चंद कटारिया जी का है। तो ये खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही थी, और ऐसा नहीं हो सकता है कि राजस्थान की खबरें सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहे, वो खबरें दिल्ली तक भी पहुंचती हैं। और दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसको हर कुछ दिनों के बाद हर राज्य का जो है रिव्यू लेना होता है, उसका मंथन करना होता है। और जब ये चीज़ें सामने आती हैं कि पार्टी के अंदर कहीं पर धड़ेबाजी हो रही है, तो हमको इस पूरे मामले को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बच्चे अनुशासित बैठे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, और लेकिन जैसे ही क्लास टीचर आता है तो बच्चे सिर्फ वापस जो है वो अनुशासित होकर क्लास में बैठ जाते हैं। तो आप मुझे लगता है नड्डा से ज्यादा अमित शाह को टीचर के तौर पे मुझे ये लगता है विजेंद्र कि अमित शाह का आना
कार्यकर्ताओं को ना सिर्फ एकजुट करना है बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी भरना होता है। क्या होता है कि जब 5 साल आप विपक्ष में बैठे होते हैं तो कार्यकर्ता कहीं ऊब जाता है, कहीं वो थोड़ा सा लिथार्जियस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब बड़े नेता आते हैं और वो नेता कि जिनका देश और दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम होता है, एक चेहरा होता है, और वो जब एक आम कार्यकर्ता के बीच में आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर उत्साह होगा। और मुझे लगता है कि जैसे अभी महेश जी ने कहा कि जो टॉप 10 जो नेता हैं जो अमित शाह को रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाएंगे, ये सभी वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उन लोगों को अगर एक साथ अमित शाह अपनी अगवानी में देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक नया परसेप्शन बनता है। ठीक है, और मुझे अभी भी इस बात के अंदर जो है कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अमित शाह का ये दौरा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना सिर्फ नए उत्साह का संचार करेगा बल्कि आने वाले 2 साल के बाद जो राजस्थान के अंदर चुनाव है उसकी तस्वीर में भी, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि तस्वीर साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि उस तस्वीर में आज के इस दौरे के बाद जो है रंग भरना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, आशुतोष शर्मा जी, आपको लग रहा है कि जो अमित शाह का दौरा है उसके पीछे की बड़ी रणनीति 2023 तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा चिंता 2024 की है क्योंकि 25 सीटें यहां से गई हैं और अगर वापस केंद्र में सरकार को लाना है तो उत्तर भारत की जो बेल्ट है उसमें बीजेपी का मजबूत होना जरूरी, और वर्तमान स्थिति में हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, इनके कंपैरेटिवली राजस्थान को देखते हैं तो थोड़ा कमजोर नजर आता है। देखिए विजय, निश्चित रूप से अमित शाह ने, बल्कि ये कहिए कि आप केंद्रीय नेतृत्व ने 3 साल बाद विधानसभा चुनाव की दृष्टि से राजस्थान पर नज़र डाली है जी। और पिछले 3 साल में जो हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद खास तौर से देखें, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद लोकसभा में 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी के पक्ष में गई और अमित शाह उस समय अध्यक्ष थे। लेकिन उसके बाद जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जो विपक्ष में रहते हुए बनना चाहिए था, वो लगता है कि कहीं न कहीं बना नहीं। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी ये आपस में जो चर्चा करते हैं कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान को अपने हाल पर छोड़ दिया, और इसी का परिणाम है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर सफलता मिली, लेकिन जो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी वहाँ पर वो कांग्रेस से पीछे रही, और जो विधानसभा के उपचुनाव हुए केवल एक उपचुनाव जो राजसमंद का बहुत ही नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, और लास्ट जो अभी 2 उपचुनाव हैं और वो सीटें उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी की 23,000 वोट से जीती हुई सीट थी, उसको पार्टी बुरी तरह हारी। दरियावद में भिंडर सीट पे भारतीय जनता पार्टी 4थे स्थान पर चली गई, जमानत नहीं बचा पाई। तो ये हालात बहुत चिंताजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम आपस में बगावत कांग्रेस में हुई और सरकार में एकमुखी सरकार नहीं चली। किस तरह से मंत्रिमंडल बनाने में कम से कम 3 महीने लग गए, पुनर्गठित करने में। इसके बावजूद अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में एक मजबूती के साथ उभरी है, पुनः उभरी है। ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के बाद ऐसा लग रहा है जिससे पार्टी पुनः एकजुट हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बाद सामने बहुत बड़ी चुनौती है 2022 और उसके बाद 2023 और उसके बाद में 2024। अब अमित शाह के दौरे का सिग्निफिकेंस यही है। आपने प्रश्न पूछा कि अब भी क्या जेपी नड्डा से ज़्यादा अमित शाह पार्टी के नेतृत्व में है। निश्चित रूप से है। भले ही जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, भारतीय यहाँ भी उन्होंने दौरा किया है, लेकिन जो एक स्वागत का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है अमित शाह के दौरे से, उसी से हम सब समझ सकते हैं कि पार्टी पर अभी पूरी तरह पकड़ जो है वो अमित शाह की बनी हुई है। अमित शाह पार्टी के इस समय भी सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और उनके इस दौरे से पार्टी में एकजुटता आएगी ऐसा पार्टी की उम्मीद है। लेकिन आप देखेंगे जो 10 नेताओं की सूची अभी जो एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए, तो बड़े नेता आते हैं तो भले ही पार्टी गुटों में खड़ी हो, ये कांग्रेस में भी होता है, ये भारतीय जनता पार्टी में स्वागत उनको करना है, लेकिन उस 10 में से 6 व्यक्ति क्योंकि 6 नेताओं के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं। उसमें सतीश पूनिया भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आज अलग अलग जयकारे लग सकते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जिन नेताओं के जयकारे लगेंगे या जिन नेताओं की ज़्यादा समर्थन जुटाया जाएगा वो एक तरीके से अमित शाह के सामने नेगेटिव जाएगा।
तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी नेता अपने समर्थकों को इस तरह की छूट देगा कि वो अपने नेता के नारे लगाएं और अपने नेता का कोई नेगेटिविटी यहाँ पर पैदा करें। और भी अमित शाह जैसे दिग्गज नेता के सामने वो मुझे नहीं लगता, फिर भी कोई उत्साही कार्यकर्ता ऐसा कर सकता है, लेकिन वो उसके नेगेटिव जाएगा। ठीक है महेश जी, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी बीजेपी के सामने, जब भी नेता जनता के बीच में पहुंचे थे, गांव के बीच में पहुंचते थे, तो 3 कृषि कानून, उसकी वजह से बड़े आंदोलन नहीं कर पा रहे थे, विरोध हो रहा था नेताओं का, वो उन्होंने वापस ले लिया है। आज जितने भी नेताओं को हम सुन रहे हैं वो एक बात कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करना है, प्रदेश की सरकार के खिलाफ करना है। अब चूंकि 12 को केंद्र के सरकार के खिलाफ गहलोत सरकार आंदोलन कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आपको लग रहा है कि वो जो 3 कानून वापस लिए उसके बाद बीजेपी फिर से जमीन पर जाने की तैयारी कर रही है, राजस्थान में पुरजोर तरीके से कर रही है सरकार को घेरने के लिए, और उसको बूस्टर डोज देने अमित शाह आ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं नए, तो इससे कहीं न कहीं एक ये कदम रहा कि सरकार ने अपने कदम पीछे लिए हैं। तो कुछ सोच के ही ये निर्णय लिया, चाहे रणनीतिक हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बीजेपी में प्राण फूंकने के लिए, खासकर विपक्ष की भूमिका में उसे अदा करने के लिए एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया जाए। इसके लिए जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि हम 2 लाख कार्यकर्ता लाएंगे, या ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम 1 लाख लेके आएंगे या 2 लाख, जैसे भी दावे जो किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों जो दल जिस तरह से जो कर रहे हैं, और ख़ासकर अब हम भाजपा की बात कर रहे हैं, तो इसको 3 साल के दौरान भाजपा प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया, जबकि आंदोलन को खड़ा करने में, जन आक्रोश को उभारने में जितनी सक्रियता भाजपा में है उतना कांग्रेस नहीं कर पाती। लेकिन कांग्रेस भी अब मतलब इस मूड में आ गई है कि मतलब वो भी कुछ करे, और इसके जवाब में मतलब बीजेपी अपना ये प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हम भाजपा जो सत्ता तक पहुंची है उसका एक लंबा संघर्ष रहा है, शायद ये संदेश देने के लिए कि संघर्ष से ही हमें आगे का रास्ता मिलेगा। और यही दृष्टि से उन्होंने ये जो 20 तारीख को जो ये बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो अपना एक मैसेज देना चाह रही है। ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि 2022 में यूपी के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर चुनाव है, सवाल मेरा है कि क्या राजस्थान की जमीन से भी वो संदेश वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कितने समर्थक विपक्ष में हम बैठे हैं तब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर 2 लाख जुटा लेंगे तो संदेश यूपी तक जाएगा, यकीनन जाएगा। नहीं, इसमें विजेंद्र कोई शक नहीं है कि राजस्थान यूपी का पड़ोसी राज्य है, सीमाएं मिली हुई है, जो वहाँ का कल्चर है वो थोड़ा बहुत राजस्थान के कल्चर से भी मेल खाता है। अगर हम भरतपुर का इलाका पूरा देख ले तो उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। तो मुझे ये लगता है कि मैसेज जो है वो दूर तक जाता है, खासतौर से राजनीति के अंदर। अगर जयपुर के अंदर कांग्रेस एक बड़ी रैली करती है, हाँ इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है कि अब राजनीतिक मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं, और भीड़ तंत्र जो है वो राजनीति का एक बड़ा पैमाना हो गया है। और शायद यही कारण है कि रैलियों के अंदर जितने भी नेता हैं वो भीड़ जुटाने पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, बनिस्बत इसके कि किस कंटेंट के ऊपर जो है आप रैली करने जा रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भीड़ तंत्र एक जो है वो बड़ा पैमाना हो गया, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी इस रैली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ जुट रही है या दूसरे नेताओं की रैलियों में भीड़ जुट रही है, तो वो कंपैरिजन कर सकें कि देखिए आपने भीड़ अगर यूपी में जुटाई है तो राजस्थान में हमारे पास भी काफी भीड़ है। तो अच्छा, एक कंधों पर एक बड़ा बोझ था, 3 कानूनों का एक बोझ था, वो बोझ बीजेपी ने हल्का कर लिया। आपको लग रहा है जो नेता डर रहे थे अभी तक जनता के बीच में जाने के लिए, विरोध उनका हो रहा था, कम से कम उनकी टेंशन खत्म हो गई और वो खुलकर आएंगे? देखिए ये एक ऐसी गांठ है, ऐसा नहीं है कि एक किसान आंदोलन को 10 दिन का या 15 दिन का या 20 दिन का आंदोलन था, ये एक लंबा आंदोलन था, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। तो ये मान के जो है चला जा सकता है कि किसानों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं उस काले कानून को लेकर जो किसान कहते हैं उनके मन में टीस है, उनके मन में एक गांठ है। हाँ, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस आंदोलन के कारण किसानों को जो परेशानी हुई, जैसे उनका कहना है, वो आगे ये चीज़ आगे उत्तर प्रदेश चुनाव में कैरी करेगी या नहीं करेगी, ये एक अभी बहुत हाइपोथेटिकल सी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राजनीति में
या राजनीति के क्षेत्रों में जो परसेप्शन एक बार बन जाता है उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल जी उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक महेश जी हैं। सुधांशु जी, राजस्थान की एक पूरी बेल्ट है जहां किसान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। अमित शाह आज जो एक एक करके नेताओं से अलग से बात करने वाले हैं, 1-to-1 मुलाकात करने वाले हैं, आपको लग रहा है उसके जरिए एक कड़ा संदेश ये सभी को कड़े शब्दों में दिया जाएगा कि जो बाहर हो रहा है वो सही नहीं है? देखिए, जब से केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल वापस लिए हैं, उसके बाद जो एक मैसेज है केंद्रीय नेतृत्व का, वो सभी प्रदेशों के अंदर कई किन्हीं माध्यमों से जो है वो प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि अमित शाह अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो आज दूसरे नंबर पे है और उनका दौरा अगर राजस्थान में चल रहा है 2 दिन से, आज वो जयपुर राजधानी में पहुंचने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो अपने नेताओं से बातचीत करेंगे या जो 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को या सहकारिता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो इस बात पे चर्चा जरूर होगी। क्योंकि आज अगर देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा चर्चा का अगर विषय है तो वो कृषि कानून बिल जरूर है। भले ही केंद्र सरकार ने वापस ले लिया हो, लेकिन जिस तरह से किसान अभी भी बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार इस चीज़ के ऊपर अलग अलग जो है मंच के ऊपर चर्चा हो रही है। तो जयपुर दौरे के अंदर चर्चा जरूर होगी। हाँ, चर्चा इस बात पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर जाएं और जो केंद्र सरकार की मंशा थी इन कृषि बिल को लेकर वो आम जन तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी जो अमित शाह से जिस तरह से लोग मुलाकात करेंगे, अलग अलग जो अग्रिम संगठनों के जो है वो पदाधिकारी मुलाकात करेंगे, उसमें किसान संगठन भी होगा। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों को यही नसीहत और यही संदेश दिया जाएगा कि वो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्र सरकार की जो कृषि बिल को लेकर मंशा थी उसको लेकर जो है वो गांव गली ढाणी तक जो है वो मैसेज लेके जाएं और लोगों को कन्विंस करें, ताकि जो लोगों के मन में किसान आंदोलन के बाद एक नकारात्मक जो विचार पैदा हुआ या नकारात्मक जो सोच पैदा हुई उसको किसी तरह से जो है वॉश आउट किया जाए। लोगों को ये बताया जाए कि केंद्र सरकार की मंशा जो थी वो किसानों के हित में थी। जी, ठीक है। आशुतोष जी, क्या यूपी 2022 में चुनाव पूरा फोकस वहां होना चाहिए था? राजस्थान में बूस्टर डोज देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान पर और भी ज्यादा फोकस होगा और इसकी संभावनाएं आपको कितनी दिखाई दे रही हैं कि किसी चेहरे के साथ 2023 में चुनाव लड़ा जाए, उसको लेकर इंटरनली मंथन? देखिए, भले ही 2022 यूपी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है, लेकिन जब से अमित शाह अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई और अमित शाह अध्यक्ष बने, तब से आप देखेंगे कि जनरली जो पार्टी सत्ता में आती है उसका संगठन थोड़ा सुप्त हो जाता है और सत्ता आगे चलती है। लेकिन अमित शाह ने इस धारा को बदला और जो पार्टी सत्ता में होने के बावजूद संगठन का विस्तार किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, ये इनका पूरा फोकस रहा। और जब ये अध्यक्ष थे तब उन्होंने जितने दौरे एक अध्यक्ष के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किए होंगे, पार्टी को मजबूती देने के लिए किए होंगे, उसका ही परिणाम शायद था कि 2019 में नए एवेन्यूज़ पार्टी के लिए खुले। बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में और इवन दक्षिण में, कर्नाटक में, सब में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। तो 2022 का यूपी चुनाव पर फोकस है, लेकिन राजस्थान को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और 2024 का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सीटें घटती है तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना गढ़ राजस्थान है, गुजरात है, जहां पर 100% सीटें लोकसभा में मिली और उसका रास्ता विधानसभा चुनाव होकर के जाता है, तो अब 2 साल जब चुनाव में रह गए हैं तो राजस्थान पर भी कहीं न कहीं थोड़ा फोकस, थोड़ा ध्यान और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पार्टी का जो आंतरिक ढांचा है, जो पूरा माना जाता है कि गांव-गांव तक गुटबंदी फैली हुई है, उसको ठीक करने का काम ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान में 2023 से शुरू किया जाए। 2022 में ही शुरू हो, उससे पहले ही ये एक शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि जो अमित शाह का दौरा है वो संगठन को मजबूती के लिए होगा। बाकी यहाँ पर जो तापमान है पार्टी का, क्या पारा है, क्या नेताओं की सोच है,
उसके बारे में भी पूरा ये जानकारी लेंगे, फीडबैक इनके पास पहुंचते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये संगठन के दिग्गज रहे हैं, लेकिन साथ में ये गृह मंत्री हैं, इनके पास सारी रिपोर्ट्स वैसे भी पहुंचती है। तो ऐसे में यहाँ की गुटबाजी कैसे दूर की जाए, जहाँ तक कृषि कानून वाली बात है, यही मैं सवाल आपसे कर रहा था कि आप एक साथ एक तस्वीर में दिखाई देंगे, अमित शाह तक सारी चीजें पहले पहुंच चुकी होती हैं, आप बेशक वो दिखाई दे, उनको अंदर खानी पता है क्या चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या नेताओं को एक लंबी चौड़ी फटकार लगाई जा सकती है, क्योंकि लंबी चौड़ी रिपोर्ट अमित शाह के हाथ में होंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि 1 to 1 बातचीत होगी, जैसा आप कह रहे हैं, अभी तक इस तरह की बात आई नहीं है, आप पहली बार बता रहे हैं कि 1 to 1 चर्चा भी हर नेता से करेंगे, तो निश्चित रूप से एकता का संदेश दिया जाएगा। जो छोटी छोटी बातें होती है नेताओं के पोस्टर को लेकर के और इग्नोरेंस को लेके या मीटिंग में नहीं आने को लेके, और आप देखिए कि 2 साल में पार्टी ने 3 साल में पार्टी ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस जो राजस्थान में आंदोलन करती ही नहीं थी, उससे पहले बैलगाड़ी यात्रा टाइप की यहाँ पर आंदोलन लंबा चला चुकी है 10 दिन का, और अब फिर रैली कर रही है जो दिल्ली से शिफ्ट होकर पूरे भारत की रैली जयपुर में हो रही है। तो कांग्रेस वो भूमिका निभा रही है केंद्र के खिलाफ। और यहाँ पर राजस्थान में आरोप भारतीय जनता पार्टी सब लगाती है कि कुशासन है और अपराध को लेकर, किसानों के कर्जे को लेकर और कोरोना मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाती है, लेकिन कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि जनता की आवाज बने और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो वैसा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में विपक्ष में रहकर जमीन पर सिद्ध करना पड़ेगा। और अमित शाह का दौरा नेताओं को एक करने के लिए, उन्हें अपना स्पार्क लाने के लिए, जो विपक्ष का स्पार्क है वो वापस आए, उसको तो करना ही पड़ेगा। अब आप वैसे भी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बीजेपी को विपक्ष में रहते हुए आंदोलन करने का बिल्कुल है। विपक्ष की एक्सपर्ट पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी। ठीक है महेश जी, एक कंफ्यूजन कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यह हो सकता है कि जो सतीश पूनिया है, जिनके नेतृत्व में अभी बीजेपी प्रदेश में चल रही है, 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होगा, क्या जो गुटबाजी या अलग अलग खेमे आपको दिखाई देते हैं, ये उस कंफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है कि अभी पोस्टर में सतीश पूनिया है, 2023 के पोस्टर में वो होंगे या नहीं होंगे बतौर प्रदेश अध्यक्ष, दावेदारी के तौर पर बाकी चीजों को आप देखते हैं और वहां से गुटबाजी बढ़ती है? देखिए, जहाँ तक ये सवाल आती है पोस्टरबाजी में जो जिस तरह का होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, कार्यकर्ता में भी जाता है और आम जनता में भी जाता है कि आप इन्हें देखो, पहले मतलब ये पोस्टर में वसुंधरा राजे जी का पोस्टर गायब था, चित्र गायब था, उसी तरह से अब दूसरे नेताओं का भी, हाल ही में कोई केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का भी मतलब पोस्टर में चित्र गायब था जी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मतलब मैसेज बहुत गलत चला जाता है कि पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है और आगे जो अपना पूरा मतलब क्या कहते हैं तो एक संकल्प के साथ एकजुट होना पड़ेगा जी। और दूसरा जो अपने जो मतभेद भुला करके अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नेता का चुनाव तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति हो रही है कि नेतृत्व किस नेतृत्व के तहत ये 2023 के चुनाव में जाएंगे, तो ये लड़ाई अभी तक चल रही थी वो 3 साल में। तो अब नहीं, मेरा सवाल दरअसल यही था सर कि 2022 में कार्यकाल खत्म होगा, क्या ये स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी कि 2023 का चुनाव बतौर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा जिनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इनको एक्सटेंशन मिलेगा या बदलाव दिखाई देगा? देखिए, अभी इसके बारे में तो अभी संगठन के रूप में जब जैसे ये तय लेने आए हैं अमित शाह, ये भी तय लेंगे कि भाई आखिर कार्यकर्ता चाहते हैं क्या है, किसको मतलब क्या होता है ना नेतृत्व दें, किसको नहीं दें, और अध्यक्ष किसको बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए उसको भी बड़ा लेके लंबा संघर्ष चला, और उसके बाद में ये भी है कि बीच बीच में ये हो गया था कोई नया मोर्चा नई पार्टी के रूप में मतलब क्या था सामने लाया जाएगा। तो ये सब इन चीज़ों से भी बचने के लिए कोशिश मुझे लग रहा है आशुतोष जी इसका सीधा सवाल का सीधा जवाब दे पाएंगे। आशुतोष जी, 2023 के लिए एक्सटेंशन मिलेगा या फिर कुछ अंदर खाने चल रहा है? देखिए, एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही भारतीय जनता पार्टी को रणनीति तय करनी है कि किसके चेहरे को प्रमुखता देनी है, बिना चेहरे के चुनाव लड़ना है या सीधे चुनाव में एक चेहरा घोषित करके लड़ना है। और वो चेहरा कौन सा कौन सा चेहरा है जो एकमुखी होकर, जिसमें जनता का भी समर्थन हो, जो सबको साथ भी लेकर चल सके, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह का वर्धन कर चुके और गुटबाजी कम से कम हो। इन्हीं चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना है। और जो मौजूदा अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उनका कार्यकाल जब समाप्त होगा तो उससे भी एक संकेत मिलेगा
कि वो ही नेतृत्व करेंगे, उनका आगे नेतृत्व चलेगा। क्योंकि अभी जो 2.5 साल में जो सतीश पूनिया ने कार्य किया है वो संगठन के व्यक्ति हैं। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, तो वो एक संगठन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें कुछ विवाद भी होते हैं और उसमें प्लस माइनस होते हैं। चुनाव हारना उनके लिए माइनस रहा, लेकिन संगठनवादी होने के लिए अच्छा, ये प्रोग्राम उस माइनस को प्लस कर सकता है जो आज प्रोग्राम है, जो चुनाव हारे गए हैं? नहीं, चुनाव हारना तो एक हकीकत है और ये पंप एंड शो है इसका दोनों का। ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसको आप संगठनिक दृष्टि से आप इकट्ठा करेंगे तो 2 लाख नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 लाख की भीड़ भी जुटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मैनेज्ड है और उसमें संगठनवादी यदि अध्यक्ष हो तो उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। लेकिन जो चुनावी हकीकत है, अब आप देखिए कि कृषि कानूनों की आप बात कर रहे हैं, वास्तव में परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी का खराब हुआ और जो मुख्य प्रधानमंत्री को यही बात एक्सक्यूज लेना पड़ा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। और आप देखिए लगातार दूसरा साल है, राजस्थान के किसान बाजरा जो राजस्थान में होता है उसको हरियाणा में ले जाकर के बेच रहे हैं क्योंकि एमएसपी और एमएसपी घोषित है और यहाँ पर खरीद नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसके बारे में कोई बयान, कोई आंदोलन किसानों तक बात पहुंचाने का नहीं हुआ। तो ये सब चीजें अमित शाह देखेंगे, इस पर आकलन करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी इकाई को और कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर, शायद इस दौरे को लेकर मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि क्या वाकई में अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हर 2 महीने 4 महीने में कांग्रेस के खिलाफ बड़े आंदोलन किए जाएंगे, इस रणनीति पर काम होगा? बिल्कुल, जो अभी सतीश पूनिया ने कहा है और राजेंद्र राठौड़ ने कहा है, उपनेता है संसदीय दल के, उन्होंने कहा कि हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी और राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई थी, उसमें भी ये जोर दिया गया कि जहां जहां पार्टी विपक्ष में है वहां पर वो टाइम टू टाइम जनता को अपनी बात पहुंचाए, विपक्ष का रोल तो अदा करे, साथ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उसकी रणनीति है, उसको जनता तक मास बेस तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए शायद आगे लगातार आंदोलन होंगे और यही सक्रियता आगे जाके बीजेपी का चुनावी युद्ध जो है उसको मुकाम तक पहुंचाए। ठीक है सुधांशु जी, क्या वाकई में आपको भी ये लग रहा है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान स्थिति में कांग्रेस सत्ता में होते हुए विपक्ष की तरह काम करी, आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, धरने देती है, और बीजेपी विपक्ष में होते हुए शांत है? इसके बाद आपको परिवर्तन दिखाई देगा? जो मैं सवाल कर रहा हूं कि यार 2 महीने 3 महीने में, क्योंकि अगर ये शंखनाद है 2023 का, तो फिर आपको जमीन पर लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, दौरे करने पड़ेंगे, रैली करनी पड़ेगी। एक पूरा 2023 का रोड मैप तैयार किया जाए कि कब कब किस तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, किस किस को टच किया जाएगा। इस अंदर राजस्थान के अंदर जो राजनीति का परिदृश्य है वो आज़ादी के बाद से ये रहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। तो और अगर आप एक आम कार्यकर्ता से अगर आप बात करेंगे तो उसका ये होता है कि यार अब हमारी सरकार चली गई, 5 साल जो है ये पार्टी राज करेगी तो 3 साल आराम करते हैं, ये यहाँ पर एक सामान्य सा परसेप्शन बना हुआ है। तो कार्यकर्ता और उसी तरह से नेताएं, कोई भी पार्टी अगर आप देखिए विपक्ष में है तो वो पूरे 5 साल संघर्ष करती हुई नज़र नहीं आती है। पिछले अगर 20-25 साल का जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, मैंने कभी किसी पार्टी को विपक्ष में आने के बाद डे 1 से जिस दिन से चुनाव हारी उसको मैंने संघर्ष करते हुए नहीं देखा। बड़े नेता ही संघर्ष हमेशा आखिरी के 1.5 साल या 2 साल में होता है। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो मनोदशा या वो मनोस्थिति अभी भी बनी हुई है। अब चूंकि 2 साल रह गए, केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंदर आशा अनुरूप अगर परिणाम नहीं लाती है तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो 2024 पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 के अंदर जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको एक बार फिर जनता के बीच में जाना होगा। अगर राज्य इकाइयों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर होगी तो उसका असर जो है 2024 में पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल आपने एक अभी बात पूछी थी सतीश पूनिया को लेके कि क्या सतीश पूनिया का नेतृत्व जो है वो 2023 तक जारी रहेगा, तो उसका मैं सीधा सीधा इसका एक जो संबंध है वो यूपी चुनाव से भी है। जैसा आपने कहा कि किसी फेस को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उतरेगी, तो अभी एक प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उन्होंने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। अब अगर ये प्रयोग सफल होता है तो मुझे लगता है कि
यूपी चुनाव के बाद जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इस प्रयोग को दोहराने का जो है वो प्रयास करेगी। मतलब लेकिन चेहरा आ अगर सकता ये है सब। प्रयास सफल नहीं हुआ जी। तो मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार जरूर करेगी। लेकिन अगर हम एमपी को देखते हैं, एक चेहरे के साथ चुनाव लड़ती आई है। राजस्थान को देखते हैं, अभी तक चेहरे के साथ चुनाव लड़ती आई। गुजरात को देखते हैं, चेहरे के साथ चुनाव लड़ती आई। हरियाणा को उसमें एक अलग से कर देते हैं, पिछली बार चेहरा नहीं था लेकिन खट्टर को बाद में बनाया गया और फिर उनके चेहरे पर चुनाव को रिपीट किया गया। उतना आंकड़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। राजस्थान को इस परिदृश्य में आशुतोष जी आप कैसे देखते हैं? एक चेहरा होता है तो कार्यकर्ता के सामने होता है कि इनके लिए हमें लड़ना है, चेहरा नहीं होता है, कंफ्यूजन होती है और धड़े दिखाई देते हैं। देखिए विजेंद्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो हम पुराना पिछले 10, 15, 20 साल का देखें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़ती है जी, वहां पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना एक मजबूरी है। ठीक है। यदि वहां पर इसमें एक असम जो है वहां पर एक इसका अपवाद है। बाकी जहां पर भी चुनाव सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो वो अपने मुख्यमंत्री का यदि चेहरा नहीं घोषित करेंगी, मुख्यमंत्री का चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो तो पूरा एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा देना हो जाएगा। लेकिन जहां पर विपक्ष में रहती है वहां पर यह कंफ्यूजन रहता है कि क्या पार्टी एक चेहरे के रूप के साथ चुनाव लड़े या सामूहिक नेतृत्व के रूप में और मोदी के चेहरे को रख करके आगे चुनाव लड़े। आपने बंगाल में देखा कि वहां पर किसी को घोषित नहीं किया गया क्योंकि वहां पर 3, 4, 5